start with a cost analysis today under the applications of derivatives in economics. अर्थशास्त्र में अवकलनों का प्रयोग के अंतर्गत आज हम लागत विश्लेषण करेंगे। लागत फलन या कॉस्ट फंक्शन उत्पादन की प्रक्रिया में लागत C को कहा जाता है, और अगर हम उत्पादन की मात्रा को Q मान के चलते हैं तो C इज अ फंक्शन ऑफ Q, अर्थात कॉस्ट उत्पादन यानी लागत उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा Q बढ़ती है C भी बढ़ती चली जाएगी। उत्पादन के लिए कई अन्य आगतों की ज़रूरत होती है, दैट आर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट्स अर्थात जैसे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स है ना, साधनों की कीमत, तकनीक, टेक्नोलॉजी, उत्पादन की क्या मात्रा है तथा अन्य कई चीज़ों पर आधारित होती है। तो अगर देखा जाए तो लागत फलन इन सभी चीज़ों पर या इन सभी चीज़ों के साथ जो संबंध है लागतों का उसको दर्शाती है। सो कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड व्हाट आर द expenditures on inputs. Expenditure on raw materials is price of raw material. Expenditure on technology can be summed up as T, and the total amount of output also. So the money spent on all the inputs is our cost of production. So cost of production depends upon or is a functional relationship between all these factors or all these वेरिएबल्स। इस फलन में C हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा DV है, राइट। ये निर्भर चर है या आप कह सकते हैं कि आश्रित चर है, और बाकी ये तीनों ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अर्थात स्वतंत्र चर हैं। विश्लेषण की जटिलता से बचने के लिए हम चलिए मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है उत्पादन को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, तो हम Q को उत्पादन की मात्रा मानते हैं और लागत को उत्पादन का फलन मान के चलते हैं। टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस, लेट अस इमेजिन और अज्यूम दैट ऑल दीज फैक्टर्स दे लीड टू अल्टीमेटली आउटपुट और प्रोडक्शन. So cost of production depends on the level of output or the volume of output. And that is why we say C is a function of Q. आइए अब हम लोग cost analysis में विभिन्न लागतों की धारणाओं पर आते हैं। कुल लागत यानी total cost को हम TC से दिखाते हैं या अथवा capital C से लिखते हैं। So total cost is denoted by TC or capital C, and as I have already shown you, C is a function of Q, जहाँ C लागत को कहा जाएगा और Q उत्पादन की मात्रा को। अगर हमें औसत लागत निकालना होता है, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत को हम प्रति इकाई लागत भी कह सकते हैं, और इसे कैसे निकाला जाता है? कुल लागत की सहायता से हम औसत लागत प्राप्त करते हैं। कुल लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो C डिवाइडेड बाय Q अर्थात फंक्शन ऑफ Q डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, ओके। नाउ तीसरा हमारा धारणा है मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या है? उत्पादन में एक इकाई परिवर्तन होने के कारण लागत में कुछ परिवर्तन होती है, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी आ सकती है। तो लागत में परिवर्तन क्यों होती है? क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन होती है। तो ये अनुपातिक संबंध या ये रेशियो, इसको हम सीमांत लागत कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि या कमी के साथ साथ एक इकाई कमी या वृद्धि के साथ साथ कुल लागतों में परिवर्तन आता है और इसी को सीमांत लागत
कहते हैं। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन हो सकता है और इसे ज्ञात करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए DC बाई DQ करते हैं, अर्थात कॉस्ट को हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ये तो हुई हमारी तीनों मेन धारणाएं, मुख्य धारणाएं। लेकिन इन धारणाओं को हम दो अलग अलग समय काल में विभाजित करते हैं। आपको याद होगा शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। यस, सो लेट अस नाउ गो इनटू दोज एनालिसिस। उन विश्लेषण को देखते हैं। कुल लागत, अगर हम इसे अल्पकाल में स्टडी करते हैं शॉर्ट रन में, तो कुल लागत जो है वो कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। So total cost is a sum up or summation of total fixed cost and total variable cost in the short run period of production, right? इसीलिए हम फिक्स्ड कॉस्ट को मान लेते हैं कोई भी एक कांस्टेंट b, और परिवर्तनशील लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है। So TVC changes with the level of production. If Q changes, TVC also changes. तो हम C को इस फंक्शन या ये इक्वेशन के तहत दिखा सकते हैं B प्लस FQ, जहाँ पे B किसको दिखा रहा है? So B is equal to TFC and FQ is shown for TVC. तो इससे अगर हम AC निकालना चाहेंगे जो कि C बाई Q होता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? B प्लस FQ डिवाइडेड बाई Q, जिसमें दो भाग कर सकते हैं B बाई Q प्लस FQ बाई Q। B बाई Q वो भाग है जो कि स्थिर लागत से प्राप्त हुआ है, अर्थात ये AFC है, और FQ बाई Q जो है वो है AVC। और हम ये जानते हैं कि AC जो है वो भी AFC और AVC का योग होता है, अर्थात औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का योग होता है। Average cost is again the total of average fixed cost and average variable cost. From this equation, AFC or average fixed cost is equal to B by Q and average variable cost is equal to FQ by Q. Right? Okay. तो AFC जो है average variable cost B by Q को दिखाएगा और AVC उस भाग को दिखाएगा जिसमें परिवर्तन होने वाले चर रहेंगे। ओके, एंड अगेन रिपीटिंग, MC is equal to DC by DQ, right? Obviously, in the long run, as we all know, दीर्घकाल में सारे जो इनपुट्स होते हैं अर्थात आगत होते हैं वो परिवर्तनशील आगत होते हैं, इसीलिए entire cost is TVC. AC will be also equal to AVC, क्योंकि TFC नहीं है तो AFC भी नहीं होगा। ओके, which is equal to TVC by Q, right? अब आते हैं इन कॉस्ट फंक्शन के बीच के संबंधों में। So let us now come down to the relationship. So relationship shared between average cost and marginal cost. Okay? We are just revising first theoretically जो हमने पहले आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी टचअप कर लिया है, उसी को हम लोग थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे, राइट? सो फर्स्ट लेट अस ब्रश अप द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमारा तीन मुख्य संबंध हम देखते हैं। पहला कि दोनों वक्र AC और MC वक्र दोनों ही U शेप की होते हैं। वी नो दैट बोथ ऑफ देम आर ऑफ U शेप।
ये यू आकार के वक्र होते हैं और दोनों के मध्य 3 मुख्य संबंध होता है। यदि AC गिरती है, इफ AC फॉल्स, या जब AC गिरती है तब MC भी गिरती है ना, MC ऑल्सो फॉल्स। परंतु MC में जो गिरावट है वो AC से गिरावट से ज़्यादा होती है। सो MC इज लेस देन AC। इसे हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर ये हमारी AC वक्र है जहाँ पे x अक्ष पे हम आउटपुट को दिखाते हैं और y अक्ष पे हम कॉस्ट को दिखा रहे हैं, और ये हमारा MC वक्र होता है। अगर हम किसी वक्र को A, B और C बिंदु देते हैं तो जब AC A बिंदु से B बिंदु तक जाती है MC भी गिरती है, लेकिन MC AC से कम रहती है, अर्थात AC falls, MC also falls, but MC will fall faster than AC। MC की गिरने की या गिरावट की जो दर होगी वो AC से अधिक होगी, इसीलिए MC AC से नीचे रहती है। ओके, नेक्स्ट संबंध में आते हैं। द्वितीय संबंध में आप देख पा रहे हैं जहाँ पे AC न्यूनतम है B बिंदु पर, MC और AC बराबर हो जाते हैं क्योंकि MC AC को काटते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। सो व्हेन AC इज मिनिमम, है ना, जब AC मिनिमम है तो AC और MC बराबर हो जाते हैं। और इस मिनिमम बिंदु के पश्चात जब AC चढ़ती है ऊपर की ओर, यानी व्हेन AC राइजेस, तो MC भी ऊपर की ओर चढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा MC भी ऊपर की ओर चढ़ती है, लेकिन AC की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो MC AC से अधिक होती है। सो MC इज ग्रेटर देन AC। इन तीनों को अब हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ या कैलकुलस के सहारे से समझेंगे। ओके, let us now understand these 3 relationships between AC and MC with the help of calculus. So we will base our entire analysis on this function of C is a function of Q, right? AC once again is C by Q, and MC is equal to DC by DQ। पहला संबंध को लेते हैं जिसमें हम AC के गिरते हुए भाग का विचार करेंगे। So we will now, in the first relationship, we will now discuss how AC and MC are related when AC falls. So when AC falls, जब AC गिरता है, AC क्या है, C by Q है, तो AC का स्लोप कैसा होगा? जब AC गिर रहा है तो डेफिनेटली ये AC का स्लोप है, इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। कोई भी जब वक्र गिरता है तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। AC है C by Q, उसका स्लोप जानने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन का जो हमें उत्तर मिलेगा वो ऋणात्मक होना चाहिए, यानी नेगेटिव होगा, जिसको हम मैथमेटिकली DDQ ऑफ C by Q इज लेस देन 0 कहते हैं। C by Q को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? What shall we get? Q into DC by DQ minus C into DQ by DQ divided by Q square. Okay,
So how much will that be? dq by dq कट हो जाएगा. This will get cancelled. So we get q dc by dq minus c whole divided by q square, which should be less than 0. Right? ऊपर और नीचे हम q से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1/q हम बाहर लेके आ जाते हैं. dc by dq minus c by q is less than 0. दोनों साइड को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हम q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? q से मल्टीप्लाई कर देने पर ये q और वो q कट जाएगा. सो dc by dq minus c by q is less than 0 into q will be 0. ठीक है. अब हम इसको क्या करेंगे? dc by dq और इस को हम राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इट विल बी लेस दैन c बाई क्यू. अब डी सी बाई डी क्यू क्या है? एम सी. और c बाई क्यू क्या है? ए सी. सो एम सी इज लेस दैन ए सी. सो व्हेन ए सी फॉल्स, एम सी इज लेस दैन ए सी. ओके. आशा करती हूँ सबको ये समझ में आया है. दूसरे संबंध पे आते हैं. दूसरे संबंध में हम उस भाग में का विचार करेंगे जब AC चढ़ती है या when AC rises upwards, तब क्या होता है? जब AC ऊपर की ओर चढ़ती है तो उसकी जो ढलान होगी, जो कि हम dq of c by q के ज़रिए दिखाते हैं, ये धनात्मक होनी चाहिए. दिस शुड बी अ पॉजिटिव स्लोप, है ना? तो पॉजिटिव स्लोप मतलब डिफ्रेंसिएशन से हमको जो डेरिवेटिव मिलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए. अर्थात डी क्यू ऑफ सी बाई क्यू शुड बी ग्रेटर दैन 0. आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ग्रेटर दैन 0 होने से क्या संबंध आता है ए सी और एम सी में. उसी तरह से फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू स्क्वायर क्यू इंटू डी सी बाई डी क्यू माइनस c into dq by dq is greater than 0. dq cancel हो जाता है, so we are left with q into dc by dq minus c whole divided by q square is greater than 0. इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? We shall get it this way. q into q by q square into dc by dq minus c by q square is greater than 0. So this get cancelled. So 1 by q into dc by dq minus c by q square is greater than 0. 1 by q को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास शेष रहेगा dc by dq minus c by q is greater than 0. दोनों तरफ अगर हम q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा dc बाई डी क्यू माइनस सी बाई क्यू इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि 0 इंटू क्यू इज 0. अब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो हमें मिलेगा dc बाई डी क्यू इज ग्रेटर दैन c बाई क्यू. dc बाई डी क्यू इज एम सी एंड c बाई क्यू इज ए सी. तो जब स्लोप हम अपवर्ड राइजिंग स्लोप का विचार करते हैं उस वक्त एम सी ए सी से बड़ा है. सो एम सी इज ग्रेटर दैन ए सी. तो हम कह सकते हैं व्हेन ए सी राइजेस, यानी ए सी जब चढ़ती है ऊपर की ओर तो एम सी ए सी से अधिक होती है. एम सी इज ग्रेटर दैन ए सी. ओके. नाउ लेट अस कम टू द थर्ड
रिलेशनशिप हम देखेंगे जिसमें AC के न्यूनतम बिंदु पर हम AC और MC के रिश्ते को देखेंगे। तो AC एट मिनिमम, जब AC अपने न्यूनतम पर है तो न्यूनतम बिंदु पर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट कर चुके हैं। तो निम्निष्ट पर क्या होता है, DAC बाई DQ शुड बी इक्वल टू 0, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DDQ ऑफ C बाई Q इज इक्वल टू 0, है ना। उसी तरह से फिर से हम करेंगे। सो bring it to find the derivative of this, so that becomes Q into DC by DQ minus C into DQ by DQ. This should be equal to 0. This get cancelled, so we are left with Q DC by DQ minus C whole divided by Q square is equal to 0. So what we are left with is Q by Q square DC by DQ minus C by Q square is equal to 0. ये कैंसिल हो जाता है पर नीचे, so we are left with 1 by Q DC by DQ minus C by Q square is equal to 0. 1 by Q को हम ब्रैकेट से बाहर लेके आ जाते हैं, so we are left with DC by DQ minus C by Q is equal to 0. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही हम Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, तो हमें मिलता है DC by DQ माइनस C by Q इज इक्वल टू 0. C by Q को हम दूसरी ओर लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलता है DC by DQ इज इक्वल टू C by Q. DC by DQ is MC and C by Q is AC. So when AC is minimum, यानी जब AC की न्यूनतम होती है या न्यूनतम बिंदु पे होती है, तो AC और MC बराबर होते हैं। ओके, तो न्यूनतम AC के बिंदु पर AC और MC बराबर होती है, अर्थात MC AC को काटते हुए और उसके बाद ऊपर की ओर चढ़ती है। तो ये थे आपके ये 3 संबंध जिसको हमने मैथमेटिकली भी डिराइव करके प्रूव कर दिया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया है। Now we will move on to solving the problems.